हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, फिर आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं किन किन हिस्सों में बटी हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक नकारात्मक जो होते हैं, कई सारी जो टाइप्स होते हैं इसके सारे, एक एक चीज छोटी से छोटी चीज आपको पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ये जो क्लास है हमारी, जो ऑलरेडी विनर्स की ऐप पर जो एडवांस मैथ्स का बैच चल रहा है उसकी ऑलरेडी ये क्लास है जो हो चुकी है, वही मैं आपको आगे पूरा पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसको पूरा आप देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एडवांस मैथ्स बहुत अच्छे से सीखना है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक आपको सीखना है, तो आप कंप्लीट एडवांस मैथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो विनर्स की ऐप पे 2 नवंबर से ही स्टार्ट हुआ है। डेली 1.5 घंटे की क्लास होती है और इसमें कंप्लीट एडवांस मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और एकदम हाई लेवल तक आपको हम कवर कराएंगे। दूसरी बात कि इसमें अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल तक की प्रिपरेशन होगी तो एसएससी के सारे एग्जाम्स इसमें कवर होंगे। इसके अलावा आपके जो पुलिस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे का जो एग्जाम है, मतलब A to Z हर एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी इसके अंदर होने वाली है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एडवांस मैथ्स बहुत अच्छे से करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1000 रुपए है और इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी डिटेल में आपको पुराने वीडियोस में भी देख चुका हूं। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहां कॉल कर सकते हैं या विनर्स की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं वीडियो और आपको सिखाते हैं नंबर सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन, कैसे सारा क्लासिफिकेशन हुआ है। शुरुआत करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बोलने में लिखने में बड़ा ही छोटा सा चैप्टर, लेकिन बहुत सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जल्दी से बता देता हूं कि नंबर सिस्टम के अंदर आप क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, है ना। तो ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बड़े से ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। और इसमें वैरायटीज बहुत ज्यादा है, तो क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो सब आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन अलग से पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे आपको, है ना। देखो टॉपिक, देखो आपको सारे पढ़ाएंगे, जितने भी एडवांस मैथ्स में मैंने आपको जो लिस्ट बताई है पहले, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो। बस आप तो सिस्टमेटिक एक सीक्वेंस में सारी चीजें सीखते चलो मेरे साथ, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें जो आज हम करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जैसे संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, तो संख्याओं के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किसके अंदर क्या होता है, भाई आपने सुना होगा प्राकृत संख्या, प्राइम नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ढेर सारे। मैं आपको एक एक चीज आज बताने वाला हूं कि संख्याओं का वर्गीकरण किस किस आधार पर और किस तरीके से किया गया है, पूरा एक चार्ट बनाएंगे। इसके बाद हम सीखेंगे यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन, जो इकाई अंक वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको बड़ा सा नंबर देते हैं और बोलते हैं कि बताइए इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ेंगे, जिसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं, कि आपको एक बड़ा सा नंबर देंगे, मैं तो फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2369 की पावर 198 इंटू 144 की पावर 133 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, 15 से किया जाए, 215 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ये हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे एओडीओ। एओडीओ मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे एपीजीपी। एपीजीपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, है ना। तो श्रेणी, बेसिकली सॉरी, समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। फिर इसके बाद आता है बार वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे पैटर्न होते हैं, ये आपको पूरा एकदम सिखाएंगे। रूल्स ऑफ नंबर, संख्याओं के नियम। नंबर ऑफ जीरो या जीरो काउंटिंग होता है कि आपको बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दे देंगे, आपसे बोलेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और डैश डैश डैश, और आपको बोल दिया कि 1000 तक। तो इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एंड में कितने जीरो आएंगे ये बताइए। और भी बहुत सारी कंडीशन है, तो मैंने एक इजी क्वेश्चन लिखा है।
फिर इसके बाद हम फैक्टर्स, गुणनखंड वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो हम समझेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। उसके बाद फ्रैक्शन, भिन्न के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा भिन्न कौन सा, छोटा भिन्न कौन सा, आरोही अवरोही क्रम में जमाना, जो मैंने आपको बताया। और भिन्न के छोटे छोटे कई प्रकार हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन बनाना। उसके बाद कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइजर के क्वेश्चंस आते हैं, भाजक, भागफल, शेषफल वाले क्वेश्चन। और इसके आखिरी में, ये खत्म नहीं होता है, इसके बाद आपके मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, मिश्रण करके और बहुत प्रकार के क्वेश्चंस को मिक्स करके आपको ये पूरा बनाते हैं। तो ये सारे, अब आपको लगेगा कि ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर है, ठीक है, पर हम इन्हें किसके अंदर रखते हैं, हम इन्हें नंबर सिस्टम के अंदर रखते हैं और फिर इनको वन बाय वन हम सीखेंगे। तो आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप 14 चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। उस अकेले को एक नाम देते हैं नंबर सिस्टम। इसलिए मैंने कहा था लिखने में बड़ा आसान है, पर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना, और मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, ठीक है। बैंकिंग में नहीं आता है भाई, इसमें से बैंकिंग में कुछ नहीं आता, है ना। ये सब कुछ बैंक को छोड़कर ये हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। बैंक वालों के लिए ये बिल्कुल भी पढ़ने लायक चैप्टर नहीं है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। चलिए, तो अब शुरुआत की जाए और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट, जिसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। सिर्फ आपको मस्त सुनते जाना है, नोट्स बनाते जाना है और इसको मैं बहुत डीप में बताऊंगा, इसलिए आपको एक बार रिवीजन बाद में कभी भी करना पड़ेगा, है ना। हिंदी में इसको कहेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। हाँ भाई, ठीक है। अब देखिए जरा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, पूरा ट्री हम बनाएंगे, एक पूरा पेड़ बनाएंगे और इसमें सब चीजों को क्लासिफाई करते हुए चलेंगे, है ना। तो देखो, अगर हम देखें तो संख्याओं को मोटा मोटा जो बांटा गया है, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उसकी मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए एक होता है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या होता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स के बाद तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 3 प्रकार के ये होते हैं। अगर इनको मैं हिंदी में कहूं तो हिंदी में इसको बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या कहेंगे इसे? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसको हम कहेंगे काल्पनिक संख्याएं, मतलब नाम से स्पष्ट है कि ये संख्याएं एक्चुअल में है नहीं, ये हमारी एक सोच है। हमने एक सोच लिया कि ऐसी संख्याएं अगर हुई तो काल्पनिक संख्याएं। और इसको बोलेंगे मिश्रित संख्याएं या सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बस ये एक ही चीज बोल रहा हूं मैं कि आप बस मस्त सुनते जाना, अपने आप अपने कॉपी में नोट्स बनाना, सिर्फ एक बार रिवीजन करना, आपके दिमाग में ये चार्ट बहुत अच्छे से बैठेगा, है ना। और जहां समझ में नहीं आएगा मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप पूरा ध्यान क्लास में रखना, अच्छे से एक एक शब्द को ध्यान से आप सुनना, ठीक है। चलो, अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि हमारे एग्जाम के लिए केवल और केवल काम का क्या है? रियल नंबर्स। ये 2 चीजें आपके बिल्कुल काम की नहीं है। ये इंजीनियरिंग या आप आईआईटी या कुछ ऐसे बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते तो इनकी जरूरत पड़ती है। बाकी यहां पर हम केवल पूरा खेल किसके अंदर खेलने वाले हैं? रियल नंबर्स के अंदर। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा इनको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो आपको पता होगा कि 0 जस्ट बीच में आता है ना, 0 बीच में आता है। इसके बाद फिर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट के बीच में आने वाले सारे नंबर्स,
क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। आपको पता है ना, जीरो के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सभी नंबर जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा मतलब इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, है ना। वो सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो प्लस जीरो से लेके प्लस इंफाइनाइट, जीरो से लेके इधर माइनस इंफाइनाइट तक जितने नंबर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और एक्चुअल में हमें इसी के अंदर जाना है। ये दोनों आपके काम के नहीं है, फिर भी एक एक उदाहरण आप देख लो, है ना। फिर किसी ने इसमें दिमाग लगाया, है ना। जैसे मैंने मान लीजिए एक नंबर लिखा -1 अंडर रूट, ये भी एक संख्या हो सकती है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल नंबर्स हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है आयोटा। इसे स्मॉल आई से दिखाते हैं और इंग्लिश में से कहा जाता है आयोटा। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं, अब इसको आप संख्या रेखा पे कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे? ये रियल प्लस इमेजिनरी का मिश्रण है। जैसे मैंने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया 5 और मैंने एक इमेजिनरी नंबर ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो -1 है, इसको हम आई लिख दिया, मैंने लिख दिया एक 3 आयोटा। तो अब ये क्या बन गया? ये एक सम्मिश्र संख्या बन गई जिसके अंदर रियल नंबर भी है, जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर भी है ना। अभी बस आप इतना ध्यान रखें, इससे ज्यादा इसकी गहराई में फिलहाल जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप अपनी फ्रेमिंग कर लो। अब आप किसके अंदर जा रहे हो? अब आप जा रहे हो वास्तविक संख्याओं के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रियल नंबर्स। तो अब हम जा रहे हैं रियल नंबर्स के अंदर कि रियल नंबर्स के क्या क्या प्रकार हैं। हिंदी में आपको मैं लिख ही चुका हूं, चलो फिर से लिख देते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप समझना। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आएंगे। तो जैसे हम इधर जाएं, ये बटा है 2 हिस्सों में, ठीक है। ये 2 हिस्सों में बटा है। सबसे पहला है जिसे कहा जाता है पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। और दूसरा होता है दशमलव। क्या होता है? दशमलव। और दशमलव को क्या बोलते हैं हम? डेसिमल। आपको इसकी बहुत सिस्टमेटिक पीडीएफ मिल जाएगी एज इट इज, जो हैंड रिटन पीडीएफ है ये मैं आपको दूंगा। तो आप आराम से इसको बाद में रिवीजन करना, अच्छे से आप और देखना, ठीक है। वास्तविक संख्याएं 2 भागों में बटी हैं। पहला है पूर्णांक, दूसरा है दशमलव, इंटीजर्स और डेसिमल्स। अब थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लें कि इंटीजर्स और डेसिमल्स क्या है। तो देखो वापस ये फिर वही हमारा नंबर लाइन बनेगा कि इसके अंदर एक्चुअल में आएगा 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, है ना। अनंत माइनस अनंत प्लस के बीच आने वाले सारे नंबर्स को हम किसके अंदर रखेंगे? पूर्णांक के अंदर। रहा सवाल दशमलव का, तो दशमलव में अब दशमलव संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। तो जितनी भी संख्याएं आपकी दशमलव में हैं, मैं अभी इनके टाइप्स बताता हूं। जैसे 0.313 एक नंबर है, एक नंबर है 0.2323, ये भी एक नंबर है, 0.13458 और ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? डेसिमल्स के हैं। तो आपके जो डेसिमल नंबर्स हैं इनकी अब अपने आप में अंदर कैटेगरीज हैं। देखो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमने शुरुआत करी, 3 नंबर्स थे हमारे पास, ठीक है। पहला कौन सा था? पहला आपके पास वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। हम वास्तविक के अंदर आए, ये 2 भाग में बटे हैं, पूर्णांक और दशमलव। अब हम किसके अंदर जाएंगे? अब हम पूर्णांक के अंदर जाएंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। बस देखते चलना है ना। अगला है आपका पूर्णांक। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? इंटीजर्स जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, है ना। अच्छा एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, इन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं? जैसे ये तो आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और पूर्णांक के अंदर क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, या फिर हम ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव में कर सकते हैं, 0 को हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसके अंदर जाते हैं पूर्णांक के अंदर, तो फिर ये पहले तो मोटे मोटे 2 भागों में बटेगा,
ठीक है, या 3 भागों में ही हम बांटे। ये हो गया आपका 0, इधर जाओगे तो -1, -2, ठीक है, -3, -4, और ये हो गया आपका -∞, ठीक है, -4 और -∞। तो इन सबको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब नकारात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये कहां से शुरू होंगे? 0 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। 0 के बाद -1 से लेकर आप अगर इनफाइनाइट तक जाओगे तो ये क्या होंगे? आपके नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब सकारात्मक नकारात्मक पूर्णांक, है ना। इसी प्रकार आप इधर गए +1, है ना, +2, +3 से लेकर आप जाते हैं +∞ तक, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, या हिंदी में हम इनको बोल सकते हैं सकारात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। धनात्मक बोल दो आप इसको, धनात्मक पूर्णांक, नकारात्मक और धनात्मक, ठीक है। अच्छा, 0 को हम दोनों में नहीं रखेंगे, है ना। समझ में आ गई बात? तो हम थे रियल नंबर्स के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर हम गए, वास्तविक संख्याओं के अंदर गए तो इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स के अंदर हम आए तो फिर हमें ये 3 चीजें पता चली कि एक तो आपका स्वयं 0 है जो दोनों में नहीं आता है, एक आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, एक हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। इतना ठीक है, और आगे बढ़ो। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर और हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव सबको मिला लें तो वो क्या हो जाते हैं? पूर्णांक। अब हम चलेंगे 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो देखना, ठीक है। सबसे पहले यहां पर एक आता है जिसे हम बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा पूर्ण संख्याएं। देखो, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में अंतर है। पूर्ण संख्याएं, और इसके बाद यहां पे एक और चीज एंट्री करेगी और वो है आपके नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं। अब ये क्या होते हैं? अगर हम, और ये दोनों किस में है? ये हम किसके अंदर चल रहे हैं? हम इसके अंदर जा रहे हैं, है ना। इसके अंदर हम गए, पॉजिटिव इंटीजर्स में हम गए और 0 के इधर, है ना। तो होल नंबर्स कहां से शुरू होंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर आप इनफाइनाइट चले जाओ, इन्हें सबको हम क्या बोलेंगे? इन्हें कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं, ठीक है। मतलब पूर्ण संख्याओं में 0 को काउंट किया जाता है। लेकिन अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्या में बस 0 नहीं आता, तो बचा आपका 1, 2, 3, 4, 5 और ये चला जाएगा आपका इनफाइनाइट तक। इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? केवल 0 का फर्क है। 0 आ गया तो पूर्ण संख्याएं, 0 नहीं है तो 1 से लेके अनंत तक आपने पढ़ा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण प्राकृत संख्याएं, ठीक है। अब प्राकृत संख्याओं को अगर हम देखें तो अगेन ये डिवाइड होते हैं, तो मैं फिर और आपको ले जा रहा हूं आगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राकृत संख्याओं की, ठीक है। मैं भी आपको एंड में 2 या 3 बार रिवीजन कराऊंगा, सब कुछ ही आपको यहां याद हो जाएगा। पहली बार में सब घबराते हैं इसमें, है ना। प्राकृत संख्याएं, या इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं वो देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के अंदर आती है आपकी अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है आपका प्राइम नंबर्स, ठीक है। दूसरा, चलो यही ले लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बाद भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, या इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा, है ना। इसको हम ऐसी कैटेगरी बनाते हैं, ये आ गया इधर और एक आ जाएगा इधर, इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो है यौगिक संख्याएं।
और अगर आपको यौगिक याद होगा ना तो इसका इंग्लिश भी याद हो जाएगा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। और अगर इसकी बात करूं अभाज्य संख्याएं, तो इसका एक और नाम है और वो है रूढ़ संख्याएं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे बोलता है निम्न में से रूढ़ संख्या पहचानिए, है ना। अब जिसका पढ़ा हुआ नहीं है, जिसको पता ही नहीं है रूढ़ संख्या क्या होती है, बोलता है यार ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, बाकी वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और इंग्लिश में इसे ही क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं मतलब जिसमें किसी एक को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इनकी शुरुआत कहां से होती है, इनकी शुरुआत होती है 2 से, है ना। एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते और 0 तो किसी में भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हम प्राकृत संख्याओं के अंदर बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्या में 0 आता ही नहीं। ठीक है, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, फिर 6 नहीं, फिर 7, फिर 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, फिर 11, और इसके बाद ये चलता जाएगा और ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितनी संख्याएं बची वो सब क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। तो 2 3 अगर इधर चला गया, एक इधर भी नहीं आएगा, याद रखना। तो यहां शुरुआत कहां से होगी, 4 से। 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, और ये भी आपका अनंत तक चले जाएगा। ठीक है, तो ये वो संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है। ठीक है, और आप में से बहुत लोगों ने याद भी कर लिया होगा कि एक को दोनों में नहीं रखते। मैं आपको आज कारण बताऊंगा कि एक को भाज्य या अभाज्य दोनों में क्यों नहीं रखा जाता, है ना। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। आप देखो किसी का भाग नहीं जाता, यहां किसी खुद का जाएगा, दूसरी संख्या का जाएगा, कितनी भी संख्याओं का भाग जा सकता है ना। सवाल यही उठता है कि एक को दोनों में क्यों नहीं रखा जाता। तो मैं आपको बताता हूं, अभाज्य संख्याएं या जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, इनकी एक पहचान का नियम है। इनकी पहचान का नियम यह है कि इनके एग्जैक्ट, जिन संख्याओं के एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होते हैं, है ना, मतलब 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं, अभाज्य संख्याओं में। और जिनके 3 या 3 से अधिक, ठीक है, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना, फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं, उन्हें हम रखते हैं किस में, कंपोजिट नंबर्स में। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे मैं बात करता हूं 2 की, तो आप बोलोगे सर 2 के गुणनखंड कैसे होंगे। तो 2 के गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे कि भाई ये हो गया 2, 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, और किसी का जाता है क्या, नहीं जाता, है ना। फिर आप किसी भी नंबर को ले लो, आप 13 को ले लो, तो 13 में भी 1 का भाग जाएगा और इधर भी 13 में खुद 13 का भाग जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 1 के गुणनखंड करना, तो 1 का तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड होगा। जबकि किसी संख्या को अगर मुझे अभाज्य संख्या बोलना है ना, मुझे बताना है कि क्या ये प्राइम नंबर है, तो उसका एकमात्र तरीका है कि उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, मतलब उसमें 1 का या खुद उस संख्या का भाग जाना चाहिए। जबकि 1 का तो मात्र 1 ही गुणनखंड होता है, तो ये यहां आ नहीं सकता। ठीक है, अब हम चलें इधर 4 पे। तो मान लो हमारे पास 4 है, तो 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है ना। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, है ना, कोई भी नंबर ले लो, आप 12 ले लो, तो 12 में 1 का भाग जाएगा, 12 में 2 का भाग जाएगा, 12 में 3 का भाग जाएगा, 12 में 4 का भाग जाएगा, 12 में 6 का भाग जाएगा, और 12 में खुद 12 का भाग जाएगा। इतने गुणनखंड हो गए, है ना। इसलिए मैंने कहा कि जो सिर्फ 2 गुणनखंडों में तोड़ा जा सकता है उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं, और 3 या 3 से अधिक जिसके फैक्टर्स हैं उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। अब आप समझ जाओ कि 1 को ना आप 2 में तोड़ सकते हो ना 2 से ज्यादा, मतलब सिंपल है कि 1 ना इधर आएगा ना इधर आएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से सब लोग यस या नो करके बताओ, क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है, हां या ना बोलकर बताओ, फिर आगे चलें, है ना। फिर डेसिमल्स में चलते हैं। अभी इसमें को प्राइम है, ट्विन नंबर्स हैं, है ना, वो भी आपको मैं बताता हूं क्या क्या वो सब होते हैं। जल्दी बताइए सब लोग फास्ट, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, हां या ना।
ओके, ठीक है, सबको समझ में आ गया? यहां तक सब कुछ ओके है? एक मिनट, मेरे पास कमेंट्स थोड़े से स्लो आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा। यस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है सारी बातें। चलो, बहुत अच्छी बात। तो एक बार जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, सुन लेना। वास्तविक संख्याओं के अंदर हम पूर्णांक में गए। पूर्णांक के अंदर हमने तीन चीजें देखी, जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर जब हम गए तो इसके अंदर फिर चीजें कौन सी आई? एक आई आपकी होल नंबर्स और एक नेचुरल नंबर्स। जीरो और केवल जीरो का फर्क है। फिर इसकी अगर हम और डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलता है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, पूरा डिटेल में बता दिया किसको क्या क्यों बोला जाता है, क्या कारण है उनको कोई भी चीज मानने का। उम्मीद है यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। दो छोटी चीजें और बताता हूं जो इसी के अंदर है। इसी के अंदर मतलब नेचुरल नंबर के अंदर ही दो चीजें और हैं। क्या क्या है वो और सुन लो। एक होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, हिंदी में इसे बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि ये जैसा इसका नाम है एक्चुअल में ये ऐसा है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ये दोनों को मैं हमेशा बोलता हूं अपवाद, मतलब इनका कोई लेना देना ही नहीं है, जैसा इनका नाम रखा है बस कंफ्यूज कर देते हैं आपको ये दोनों नाम, ठीक है। तो को प्राइम नंबर या ट्विन प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, ठीक है। जैसे इसके मैं एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करिए मैंने आपको कहा 2 और 3, ये दोनों पता है क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स। मतलब आपस में संख्या एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए और उनमें केवल एक ही कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों केवल एक से विभाजित होनी चाहिए। मान लो आपने कहा कि क्या सर हम 4 और 6 को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दोनों में 2 का भाग जाता है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। और एक बात मैं बता दूं कि यहां शब्द जरूर प्राइम आया है, पर प्राइम का एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे प्राइम का कोई लेना देना नहीं है, हम बिना उसके आंसर यहां पे बोल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है 15 और 16, क्या ये को प्राइम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। फिर आप ले लीजिए 17 और 19, क्या ये को प्राइम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सारे नंबर्स आप ले लो 5 और 6, ये को प्राइम हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो प्राइम शब्द से कंफ्यूज मत होना, आप उसकी रियल डेफिनेशन याद रखो जिसमें केवल एक कॉमन हो, मतलब जिनका एचसीएफ केवल एक हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इतनी बात स्पष्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ 2 का डिफरेंस, है ना। ट्विन्स ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस हो, जैसे मैंने कहा 3 और 5, ठीक है। एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 9 हो गया, एक 11 हो गया, ठीक है। एक आपका 15 हो गया, एक 17 हो गया। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। प्राइम हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, जिनमें 2 का डिफरेंस हो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी इसकी जरूरत आपको कभी नहीं पड़ने वाली, है ना। इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, ये कई जगह काम आएगा, एलसीएम एचसीएफ में भी ये काम आएगा, उसमें भी हम इसको सीखेंगे, ठीक है। बस ये 2 और थे, इसको आप याद रखिए। उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं सोचना कि 1 या 2 का डिफरेंस है। आप एक 19 ले लो और एक आपकी मर्जी चाहे जो ले लो, एक आप 30 ले लो, ये दोनों भी क्या होंगे? ये भी आपके को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि दोनों एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो डिफरेंस कितना भी हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
तो ये थी भाई पूरी पिक्चर किसकी, इंटीजर्स की, है ना। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स में हम गए थे, अब हम बैक मार रहे हैं। अब हम किसके अंदर जाएंगे, अभी हमने पूरी फैमिली देख ली पूर्णांक की, इंटीजर्स की। अब हम जाएंगे किसके अंदर, दशमलव के अंदर, और इसका पूरा खेल देखते हैं, है ना। अच्छा एक बात और बता दूं क्या आपको, एक चीज और बता देता हूं, अभी अभी याद आई है तो वो आपको बता देता हूं। जस्ट याद रखो, देखो प्राइम नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपसे बोलेंगे 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, या आपसे कहेंगे कि 80 से 100 तक के प्राइम नंबर्स का सम योग बताइए, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इसको निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बाकी जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप कुछ चीजें याद रखिए। आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15, याद रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। प्राइम नंबर्स मतलब क्या कहा मैंने, अभाज्य संख्याएं, है ना। तो 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे 15। और अगर हम बात करें 51 से 100 के बीच में तो कितनी होती हैं, 10, ठीक है। और अगर 101 से 200 के बीच में बात करें, याद है किसी को, 101 से अगर 200 के बीच में बात करें, नहीं है, तो यहां होती है 21 संख्याएं। ये तीनों आप याद रख लेना, ठीक है, ये तीनों याद रख लेना। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 15। 51 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 10। और 101 से 200 तक कितनी होती है, 21। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपको हम बताएंगे, आगे आपको क्वेश्चंस के थ्रू सिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 1 से 100 तक कितनी होती है, तो जोड़ देना। 1 से 100 तक कितनी हो जाएगी, 25। 1 से लेके 200 तक कितनी होती है, तो 46, इसको जोड़ लेना। तो ये आप एक याद रखिएगा कि ऐसा होगा आपके लिए इसमें, है ना। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। डेसिमल मतलब क्या हो जाएगा आपका, दशमलव। अब ये बटे हैं वापस से दो कैटेगरीज में, तो एक को हम इधर लेते हैं और एक को इधर लेते हैं, ठीक है। जो इस तरफ है इसे कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। हिंदी में इसे बोला जाता है शांत दशमलव, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा। और अगर इस तरफ जाएं तो इसे कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और हिंदी में इसे कहा जाएगा अशांत दशमलव, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो नाम से स्पष्ट है, ऐसा दशमलव जिसका अंत हो, है ना। शांत से मतलब यहां पे क्या होता है, जिसका अंत हो, जो एक समय पे जाके रुक जाए, या जो आंसर एक सीमा पे आके रुक जाए, उसे हम कहेंगे शांत दशमलव। जैसे मैंने उदाहरण लिखा 2.345, ये एग्जैक्ट है, इससे आगे नहीं जाएगा। फिर मैंने कहा 1.413, ये भी ठीक है। फिर मैंने कहा 2.5, 3.98, इन सब की एक सीमा है, ये इससे आगे नहीं जा रहा है, इन्हें हम कहेंगे शांत दशमलव। लेकिन अशांत कौन होंगे, जो अनंत तक जाएंगे, मतलब जिनका अंत ही ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। तो फिर से एक और चीज, ये दोनों फिर दो प्रकार के होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे, एक होगा जिसको हम कहेंगे रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक हो जाएगा आपका, वो होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। रिपीटिंग मतलब आवृत्ति, पुनरावृत्ति, ऐसा कुछ शब्द होता है, मत जाओ आपके इसकी ज्यादा डेप्थ में, आप इसको इतना ही समझो। अब देखो इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं रिपीटिंग का, देखो रिपीटिंग तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, एक ही पैटर्न के बाद रिपीट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 0.3333, ये एक पैटर्न है,
ये अनंत तक जाएगा, लेकिन एक पैटर्न चल रहा है ना। फिर मैंने कहा कि 2.343434 और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर हमने कहा 5.123 123 123 एंड इनफाइनाइट, है ना। रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एक पैटर्न में चल रहे हो। इसके लिए आप याद रखना, जिनका अपना खुद का एक पैटर्न हो उनको हम बोलेंगे रिपीटिंग, और इनका कोई पैटर्न नहीं, कुछ ईमान धर्म नहीं, बस 1 2 4 5 8 9 6 4 और खत्म। मतलब कोई आपको समझ ही नहीं आएगा कि कोई पैटर्न है क्या, चले जा रहे हैं बस, है ना। 2.34596142 5.13991846 ये जो हो गए, इनको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। बताओ ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो भाई, अच्छी बात इतनी, है ना। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। यहां पे पता है हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? यहां पे अब एक कंसेप्ट निकल के आने वाला है। दो संख्याओं के बारे में आप सोच रहे होंगे कि सर आपने उनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। पहला है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर, है ना। हिंदी में अगर कहा जाए रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, उनके कंसेप्ट यहां से निकल के आते हैं। बार का कंसेप्ट यहां से आता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को आप बार में लिखते हो। देखो मैं याद दिलाता हूं, आपके पास अगर 0.3 है, 333 अनंत तक है, तो आप उसके ऊपर बार लगा देते हो, ऐसे लिखते हो ना। ये आपके पास कभी लिखा है 0.34 के ऊपर बार, तो बार का मतलब क्या होता है? वो रिपीटिंग है। तो इन सारे नंबर्स को आप बार में कन्वर्ट कर सकते हो, और बार वाली हर संख्या को, अगर कोई चीज बार में है तो आप उसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो देखो, आप रिपीटिंग जितने भी नंबर्स हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, इन्हें आप P/Q में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इन्हें P/Q में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई। जब अंत ही नहीं है तो इन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और आपको बताऊं मैं, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, इन्हें भी आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ, 3.98 को क्या आप 398/100 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो इनकी सीमा है। तो अब देखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, उन्हें बोला जाता है रैशनल नंबर्स, है ना, मतलब परिमेय संख्याएं। तो आप याद रखना, परिमेय संख्याओं के अंदर ये दोनों आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन दोनों को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपके परिमेय संख्या में आएंगे, जबकि ये किस में आएंगे? अपरिमेय संख्या में। अब चलो आपको सिस्टमेटिक बताते हैं। तो अब हम देख रहे हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में इसे हम कहेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। बोलो ठीक है यहां तक? चलो, अब इसके दोनों के मतलब समझो। ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, अंश बटे हर में लिख सकते हो, या भिन्न में लिख सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि यहां पे Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो चलेगा, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने लिखा 3/4, आपने लिखा 5/7, ये सब क्या है? ये सब आपकी परिमेय संख्याएं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं वो होंगी जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते। और मैं आपको ज्यादा बेटर पहले ही बता चुका हूं कि वो संख्याएं जो दशमलव में है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब जो एक तो दशमलव में है, दूसरा कोई पैटर्न नहीं है, और तीसरा अनंत तक जाएंगी। इन नंबर्स को क्या बोला जाता है? जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स है ना, एक्चुअल में इन्हें ही क्या बोलते हैं?
इन्हें ही इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आया? इसी का नाम क्या दे दिया गया है? इरेशनल नंबर, जिसका कोई अंत ना हो, है ना। तो आप p बटे क्यू के फॉर्म में तो लिखने से रहे, और ये क्या हो जाएगा, इसीलिए जैसे हम लिखते हैं ना √3 की वैल्यू हम लिखते हैं 1.732, ये यही नहीं रुकती, ये आगे तक जाती है ना। आप √2 की वैल्यू लिखते हो 1.414, ये अनंत तक जाती है ना। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, याद रखना पाई भी इसी का एग्जाम्पल है। पाई में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि पाई को हमें रैशनल में रखना चाहिए क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो याद रखना, पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट है, सॉरी एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है? 3.14 और अनंत वाली। तो वो जो पाई की वैल्यू है 3.14 से लेकर अनंत तक, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो इसको एक कन्वर्ट कर दिया गया है कि इसको हम चलो कुछ कर देते हैं, भिन्न में बदल देते हैं, लेकिन याद रखना 22/7 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये एक बस सिंप्लीफाई वर्जन है, उसको बनाया गया है, लेकिन रियल में मान ये होता है। देखो 22/7 की बात अगर मैं करूंगा तो वो परिमेय संख्या है ना, उसको मैं p बटे क्यू में लिख रहा हूं, पर हम 22/7 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पाई की। तो पाई जो चिन्ह है, जो गणितीय संकेत है, उसको किसके अंदर रखा जाएगा? अपरिमेय संख्या में, क्योंकि उसका मान भी कहां तक जाता है? अनंत तक। तो ये सारी जो नंबर्स होंगी, ये सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। बताइए भाई, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। उम्मीद है कि एकदम आपको सब चीजें क्लियर होंगी यहां तक। बताओ जरा। ओके है? हाँ, देखो बार हम पढ़ेंगे, है ना, बार वाला चैप्टर है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि बार भी इसमें है। वो मैं आपको आगे पूरा पढ़ाऊंगा कि उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या है। एक बार जरा सब लोग जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत है? एक बार पूरा रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इकाई अंक, है ना, यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है, वो इसके जस्ट बाद में आपको अभी पढ़ाने वाला हूं। पर एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ जल्दी। हाँ, जो भी अदर सिंबल होंगे उन्हें भी हम इसी में रखेंगे, डिपेंड करता है उस सिंबल की वैल्यू पर, वो भी यहां आएंगे। पर फिलहाल एक पाई जो होता है उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, डाउट के लिए कुछ भी बचा नहीं है। अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, पाई का क्वेश्चन आता ही है, इसलिए तो मैंने आपको बताया। पाई का आपको देंगे और ऑप्शन दे देंगे, तो उसको आप बिल्कुल याद रखो, होता है ऐसा। हाँ, प्रेजेंट लगाते हैं। चलो एक बार जरा एक फास्ट रिवीजन कर लें, है ना। ये तो खैर मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के वर्गीकरण। तो रियल नंबर्स, काल्पनिक और सम्मिश्र। रियल मेन हमारे काम का यही है, हम केवल इसकी अभी डेप्थ में गए हैं। तो रियल के अंदर गए तो रियल दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर्स होता है और एक डेसिमल होता है। पूर्णांक होते हैं, दशमलव होते हैं। पूर्णांक हर नंबर जिसे आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, उन सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं। फिर हम पॉजिटिव की डेप्थ में गए, जीरो और पॉजिटिव, अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये होल नंबर्स होते हैं, जो मैंने आगे आपको बताया था। ये दोनों क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर ऑल पॉजिटिव नंबर्स को ले लें तो ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर नेचुरल नंबर्स के अंदर हम गए, फिर वहां पे भाज्य, अभाज्य, को प्राइम, ये सारे कंसेप्ट आए होल और नेचुरल के अंदर। फिर हम इसके अंदर गए तो यहां पर आपको दो कंसेप्ट देखने को मिले, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। इनका मैंने रीजन बताया कि इसको प्राइम क्यों बोलते हैं, या एक को क्यों नहीं दोनों में रखते हैं, उससे आपको दोनों का रियल लॉजिक समझ में आ गया, है ना। इसके बाद आगे बढ़े, ये कोई भी नहीं पढ़ाता, बताऊं मैं, ट्विन प्राइम नंबर तक कोई जाता ही नहीं है।
को प्राइम है वो तो आपको जस्ट मैंने बता दिया, जिसमें 2 का डिफरेंस हो, है ना। कोई भी नंबर ले लो, देखो सेंसलेस है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, जिनमें 2 का डिफरेंस है वो ट्विन प्राइम नंबर्स, वो कोई भी नंबर आप ले लो, है ना। लेकिन को प्राइम ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम शब्द आया है पर प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी 2 नंबर्स ले लीजिए जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें को प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो प्राइम शब्द सुनकर कंफ्यूज मत होना। हाँ, रूट के अंदर अगर माइनस में संख्या है तो वो आपका कहलाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर हम डेसिमल के अंदर गए तो डेसिमल में आपका एक टर्मिनेटिंग था, एक नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग जिसका एक अंत है, जो एक सीमा पे जाके रुक जाता है, ये कभी नहीं खत्म होते, लेकिन इनका एक पैटर्न होता है, इनका कोई पैटर्न नहीं होता, है ना। और फिर इनसे निकल के आया रैशनल और इरेशनल, जिसे आप पी और क्यू, पी बटे क्यू में बदल सकते हो और जिसे आप पी बटे क्यू में बदल नहीं सकते, ठीक है। ट्विन प्राइम का हिंदी कुछ नहीं होता, ट्विन प्राइम को ट्विन प्राइम ही बोलेंगे, है ना। हम भले उसका नाम कुछ रख दें अपनी तरफ से, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है ना। जुड़वा अभाज्य संख्याएं बिल्कुल, हाँ। एलसीएम एचसीएफ एक चैप्टर आएगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। अभी अगर एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें हटना पड़ेगा। तो जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नहीं वो उसको नहीं बोल सकते हम, दोनों परफेक्ट नंबर्स होने चाहिए, है ना। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगली आप सभी हेडिंग डालिए, और वो है इकाई अंक के क्वेश्चंस, ठीक है। इकाई अंक, या जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। तो आपको अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, और इसकी बहुत शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप इकाई अंक कैसे आराम से बड़े क्वेश्चन का निकाल सकते हो। जैसे आपको जस्ट एक डेमो देता हूं, एक क्वेश्चन, फिर मेथड बताता हूं। 2314 की पावर 998 इंटू 1968 की पावर 344 इंटू 168499 की पावर 1890468 क्या आप इसका आंसर 5 या 10 सेकेंड के अंदर ला सकते हो?